Commitment. This is our A-levels third class about companies. Oh, sorry, first class for companies. Let's start. Let's start with the definition. What are companies? Let me just zoom. Companies are legal entities that are owned by shareholders and are managed and controlled by the directors. Companies are actually type of organization that has a separate legal identity. ठीक है? Like sole trader या partnership, इसकी एक separate, unlike sole trader and partnership, it has a separate legal entity. It exists properly. It's a proper entity. इसको own कौन करता है? इसको own करते हैं owners, जिनको हम shareholders भी कहते हैं. The one who have bought shares in द कंपनी. लेकिन ये ओन शेयर होल्डर्स करते हैं. दे आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टर्स. और डायरेक्टर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं किसके? शेयर होल्डर्स के, सिंस दे आर द ओनर्स. बट शेयर होल्डर्स डू नॉट ओन, do not control the company. The company is being controlled by the directors. Now, what are shares? Shares are the certificate on ownership that are issued by the company to raise finance. Shares actually में होते ही क्या है कि the company actually decides to sell its equity. और वो जो इक्विटी सेल करती है उसको वो शेयर्स के थ्रू सेल करती है. एक्चुअली शेयर्स कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो एक ओनरशिप के सर्टिफिकेट होते हैं. जो बंदा उस सर्टिफिकेट को बाय कर ले वो उस कंपनी के अंदर ओनर बन जाता है, थोड़ी सी ओनरशिप को परचेज कर लेता है. कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? व्हाई डज द कंपनी सेल इट्स इक्विटी? The purpose is to raise finance. The company may need to expand. The company may need to do something else with the finance, but finance को रेज करने के लिए हम अपने शेयर सेल करते हैं. शेयर सेल करने का मतलब अपनी इक्विटी सेल करते हैं, अपनी ओनरशिप सेल करते हैं. और शेयर्स होते क्या? वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये जो फला फला बंदा ही इज बाइंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन फला फला कंपनी. अब शेयर जब हम सेल करते हैं तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है? डेबिट बैंक, क्योंकि आप जब शेयर सेल करते हैं यू रिसीव फंड्स, कैश होता है या बैंक में आप फंड्स रिसीव करते हैं, तो डेबिट आपका बैंक हो जाएगा बिकॉज इट्स एन एसेट. और क्रेडिट आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल. ये एक रिजर्व होता है जिसके अंदर हम शेयर की इशुएंस को रिकॉर्ड करते हैं. द रिजर्व इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. So the entry is debit bank credit share capital. Now coming to share capital is the monetary value of shares. For example, if there are 9,000 shares for $10 each, then the share capital will be 90,000. जितने आपने मार्केट के अंदर इश्यूज किए होते हैं शेयर्स, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम आपका अपना शेयर कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 5,000 शेयर्स मार्केट के अंदर इशू किए हुए एट द कॉस्ट ऑफ $10, तो आपका जो शेयर कैपिटल होगा दैट वुड बी 5,000 इंटू $10, $50,000. अब शेयर कैपिटल के आगे दो और टाइप्स हैं. द वन इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड द सेकंड वन इज इशूड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इट इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू. होता ये है कि जब हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है जिधर हमारी कंपनी रजिस्टर होती है वो हमें एक सर्टन लिमिट देता है, एक कैप देता है कि आप मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं. दैट इज आवर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. जो लीगल लिमिट हमारे ऊपर लगाई जाती है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज के इससे ज्यादा आप शेयर कैपिटल नहीं इशू कर सकते, दैट इज आवर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. अगर हमने इससे ज्यादा शेयर इशू किया तो वी विल बी ब्रीचिंग द लॉ. नाउ द सेकंड थिंग दैट इज इशूड शेयर कैपिटल. Issued share capital is the amount of share capital that has been issued by a company. For example, इसको एग्जांपल से समझें. हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया. सो एंड द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट सेट कि आपका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है दैट इज 5,000 शेयर्स. यानी कि आप अपनी कंपनी के मैक्सिमम 5,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते. ये हो गया हमारा क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? अब कोई भी कंपनी जितने उसको ऑथराइज होता है शेयर कैपिटल इशू करना उतना फॉरेन मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू नहीं कर देती. वो एकदम से सारा फाइनेंशियली उसने रेज करना होता है. वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल हो सकता है इनिशियली वो 100 शेयर्स या फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर्स इशू करे 2022 में. फिर 2025 के अंदर हो सकता है वो मजीद 500 शेयर्स इशू करे. तो कोई भी कंपनी पूरा का पूरा जितना ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है उतने ही शेयर्स नहीं इशू कर देती, वो थोड़ा पार्ट्स में इसको इशू करती है. अब इशूड शेयर कैपिटल इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट हैज बीन इशूड बाय द कंपनी. फॉर एग्जांपल इन 2022 ऑथराइज शेयर कैपिटल 5,000 ही रहेगा क्योंकि वो हमें अलाउ किया गया. बट कितना हमने कंपनी ने इशू किया? सिर्फ 1,000 शेयर्स इशू किए. तो दिस 1,000 विल बी योर इशूड शेयर कैपिटल. 2025 में हमने 500 नए शेयर्स इशू किया, यानी कि टोटल हमने शेयर्स अपने कितने इशू कर लिए? 1,500 शेयर्स. तो ये हमारा बन जाएगा issued share capital in total 2025. अब पढ़ते हैं dividends. Dividend is the proportion of profits that are given to the shareholders by the company. कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं
ऑब्वियसली वो किसके होते हैं, वो ओनर्स के होते हैं। और ओनर्स कंपनी के अंदर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो कंपनी का प्रॉफिट एंड पे बच जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसमें से जो प्रोपोर्शन शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट का, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओनली व्हेन इट इज पेड बाय द कंपनी। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, ये हमने आगे पढ़ना है। दिस मीन्स दैट proposed declared suggested dividend will not be deducted from retained earnings in statement of changes in equity। डिविडेंड के लिए आपने एक थंब रूल याद करना है। डिविडेंड को दो तरह के होते हैं, एक डिविडेंड होता है पेड, एक डिविडेंड होता है प्रोपोज्ड, या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डिक्लेयर्ड, या एक वर्ड इस्तेमाल होता है सजेस्टेड। आपने अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में डिविडेंड उस सूरत में रिकॉर्ड करना है या डिडक्ट करना है जब वर्ड आए कि वो इट हैज बीन पेड। अगर ये लिखा है कि द डिविडेंड हैज बीन प्रपोज्ड, द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, द डिविडेंड हैज बीन सजेस्टेड, हरगिज आपने डिविडेंड को रिकॉर्ड नहीं करना। डिविडेंड विल ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड दैट डिविडेंड हैज बीन पेड। अब डिविडेंड कहाँ से डिडक्ट होता है, एक्चुअली डिविडेंड डिडक्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में से, जो कि आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, लेकिन वो हम आगे देखते हैं। एक डिविडेंड की क्लासिफिकेशन ये होती है और एक डिविडेंड की क्लासिफिकेशन और भी होती है। डिविडेंड इंटरिम भी हो सकते हैं, डिविडेंड ईयरली भी हो सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कि वो डिविडेंड तो आफ्टर 6 मंथ्स ही पे कर दिए जाते हैं। आप कुछ कंपनीज अपनी जो इनकम स्टेटमेंट होती है, अपने जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करती है, दे कैलकुलेट देयर प्रॉफिट्स आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। सो इफ दे मेक गुड प्रॉफिट्स दे अनाउंस इंटरिम डिविडेंड्स। और कुछ डिविडेंड्स ईयरली होते हैं जो पर एनम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कुछ और भी बातें इंपॉर्टेंट डिविडेंड के मुताबिक वो भी जानना जरूरी है। डिविडेंड सिर्फ उस सूरत में पे किया जाता है व्हेन द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स। इफ द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस देयर वुड बी नो डिविडेंड्स बिकॉज ओनर लॉस को भी साथ पेयर करता है। सो द डिविडेंड वुड ओनली बी पेड व्हेन द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक हो गया पहले ये बात। दूसरी बात है हु डिसाइड्स कि डिविडेंड पे कितना करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल डिविडेंड डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्यों होता है, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। अगर तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा होगा, अगर आपके प्रॉफिट्स कम है तो डिविडेंड कम भी हो सकता है। अब डिसाइड कौन करता है कि कितना डिविडेंड पे करना है, डायरेक्टर्स डिसाइड के शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड्स कितना पे करना है। क्या डिविडेंड्स लाजमी पे होंगे अगर बिजनेस प्रॉफिट्स कर रहा है, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। सिंस इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर, देयर आर सम टाइम्स कि कंपनी अच्छा भला प्रॉफिट भी कमा रही हो, स्टिल द डायरेक्टर्स मे डिसाइड टू नॉट अनाउंस एनी डिविडेंड। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स। आप डिविडेंड्स की डबल एंट्री पे बात करें तो आप करेंगे डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स आर काइंड ऑफ योर प्रॉफिट, और आप अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, तो डेबिट होगा। रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होगा आपका बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने बैंक या एसेट के थ्रू डिविडेंड्स पे कर रहे हैं। डिविडेंड पर शेयर, if dividend per share is given then it will be multiplied with the number of shares। for example उसने क्या किया, मैंने dividend per share अनाउंस किया $0.30, तो आपने देखा कि टोटल डिविडेंड कितना होगा। you will go and see the total number of shares। for example if there are 2000 शेयर्स, तो अगर आपने टोटल डिविडेंड निकालना है तो आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका मतलब है कि ये बन जाएगा $600 आपने डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड पर शेयर भी दिया होता है, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया होता है। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल वो कहता है आपका टोटल शेयर कैपिटल था 50,000 और रेट ऑफ डिविडेंड आपका 5%, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, तो ये बन जाएगा 2500 आपका टोटल डिविडेंड। तो दो तरीके हैं, डिविडेंड पर शेयर भी हो सकता है और डिविडेंड का रेट भी हो सकता है। इशुएंस ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर को इशू करते हैं, जिस प्राइस पे हम उसको एक्चुअली में इशू करते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है उस शेयर की फेस वैल्यू, एक होता है उस शेयर का शेयर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी हैज 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और $1 ईच एट 50% प्रीमियम। अब फर्क ये है कि फेस वैल्यू क्या होती है और शेयर प्रीमियम क्या होता है। शेयर की जो प्राइस होती है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, फेस वैल्यू या जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, एंड सेकंड इज शेयर प्रीमियम। इसको हम शेयर प्राइस कहते हैं, शेयर प्राइस भी कह सकते हैं, इसको हम शेयर की मार्केट प्राइस भी कहते हैं।
फेस वैल्यू या पार वैल्यू वो प्राइस होती है जिसके ऊपर इनिशियली जब नया नया शेयर इशू किया जाता है तो जिस प्राइस के ऊपर शेयर को इशू किया जाता है, बट एज द कंपनी इशूज द शेयर इन द मार्केट, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ग्रेजुअली डिमांड सप्लाई की वजह से शेयर की प्राइस में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक इन्वेस्टर रेडी है कंपनी को पे करने के लिए अबव द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज कॉल्ड योर शेयर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक नया शेयर इश्यू किया था मार्केट के अंदर 2003 में, जब वो नई नई स्टार्ट हुई थी, तो उसकी फेस वैल्यू जो थी दैट वाज $5, बट ग्रेजुअली द कंपनी परफॉर्म रियली वेल एंड इन 2008 वही शेयर जो $5 का उन्होंने फेस वैल्यू पे इशू किया था वो अब मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है, मतलब फ्लोट का मतलब है कि बाय एंड सेल हो रहा है एट द रेट ऑफ $10। अब इस $10 के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर $5 की तो फेस वैल्यू है जिसपे हमने इनिशियली शेयर को इशू किया था 2003 के अंदर, और जो बाकी $5 था वो है शेयर प्रीमियम। द प्रीमियम दैट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे फॉर टू बाय दैट शेयर बिकॉज द कंपनी हैज ऑब्वियसली परफॉर्म वेल, तो उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी शेयर की प्राइस भी ज्यादा हो गया। तो शेयर की प्राइस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। यूजुअली जो आपकी इशुएंस प्राइस होती है वो आपकी सिर्फ फेस वैल्यू ही होती है, तो इधर मैं अगर मैं चाहूँ नोट्स को करेक्ट करूँ तो मैं इधर इशुएंस की जगह आई वुड राइट शेयर प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इश्यूएंस प्राइस यूजुअली आपकी फेस वैल्यू ही होती है, ग्रेजुअली आपकी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है तो आप फेस वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अ कंपनी हैज इशूड 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट $1 ईच एट 50% प्रीमियम। अब इसमें एक और कैच है। जब शेयर प्रीमियम के ऊपर आप अपना कोई शेयर सेल करते हैं ना तो दो तरह के, मैंने आपको बताया था जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपका जो एक कैपिटल बनता है या जो इक्विटी रिजर्व बनता है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। बट तब क्या होगा कि जब आप प्रीमियम के ऊपर अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं तब दो रिजर्व्स बनेंगे, एक तो आपका बनेगा शेयर कैपिटल ही, दूसरा आपका एक और इक्विटी रिजर्व बनेगा दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर्स की फेस वैल्यू, और शेयर प्रीमियम के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर्स की जो ऊपर प्रीमियम वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें, कंपनी हैज इशूड 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच एट 50% प्रीमियम। कंपनी ने 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं एट $1 ईच। $1 ईच का मतलब हो गया कि ये इसकी होगी फेस वैल्यू, बट उसने सिर्फ $1 पे नहीं किए, उसने एट 50% प्रीमियम, यानी कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऊपर कंपनी चार्ज कर रही है वो 50% है। यानी कि मार्केट प्राइस या इशुएंस प्राइस क्या होगी शेयर की, $1 इंटू 1.50, like I am adding that 50% into that $1। तो जो शेयर की प्राइस होगी या जो मार्केट प्राइस होगी दैट बिकम्स एक्चुअली $1.5। इन एक्चुअल कंपनी ने इस पे शेयर प्राइस शेयर इशू किया। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक है $1 वाला कंपोनेंट दैट इज योर फेस वैल्यू, और इसमें एक कंपोनेंट है $0.5 वाला दैट इज योर प्रीमियम। अब ये जो फेस वैल्यू वाला कंपोनेंट है ये रिकॉर्ड होगा शेयर कैपिटल में, और जो प्रीमियम वाला कंपोनेंट है ये रिकॉर्ड होगा शेयर प्रीमियम में। अब सिंस 1.5 के ऊपर हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी बैंक की एंट्री करते हैं, तो आपका हो जाएगा डेबिट बैंक। 9,000 इंटू 1.5 इट बिकम्स अराउंड 13,500। क्रेडिट आपका हो जाएगा इसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है, और फेस वैल्यू थी $1, तो ये बन जाएगा 9,000 9,000 इंटू $1, तो ये आपका आ जाएगा सिर्फ 9,000। और जो शेयर प्रीमियम वाला जो 0.5 वाला एलिमेंट है वो आपका रिकॉर्ड होता है शेयर प्रीमियम के अंदर, तो क्रेडिट हो जाएगा आपका शेयर प्रीमियम 9,000 into 0.5 that is 4,500। सो जो टोटल हमने डेबिट किया बैंक का 13,500, उसका 9,000 का एलिमेंट क्रेडिट हुआ शेयर कैपिटल में क्योंकि उसमें से फेस वैल्यू आती है, और जो बाकी प्रीमियम एलिमेंट था 4,500 का वो शेयर प्रीमियम के अंदर क्रेडिट हुआ। तो थंब रूल क्या है कि शेयर कैपिटल में से फेस वैल्यू आती है शेयर्स की। नाउ फेस वैल्यू भी कहते हैं इसको,
पार वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ अ शेयर एट विच इट इज इशूड। शेयर प्रीमियम, इट इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर ओवर एंड अबव इट्स फेस वैल्यू। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू रेज फाइनेंस। जैसे हम इक्विटी फाइनेंस को फॉर एग्जांपल फाइनेंस रेज करने के लिए जैसे हम शेयर इशू करते हैं, इस तरह हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कि हम डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि शेयर इशू करना एक इक्विटी है, आप इक्विटी रेज करते हैं, आप अपनी ऑनरशिप को सेल करते हैं, बट डिबेंचर इज एक्चुअली अ नॉन करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स आर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड द कंपनी पेज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। जो कंपनी से डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर इशू करती है और जो कंपनी से डिबेंचर खरीदता है, यानी फॉर एग्जांपल जो कंपनी डिबेंचर्स पे एक सर्टिफिकेट होता है, जो बंदा कंपनी से डिबेंचर्स खरीदता है वो एक्चुअली में एक लोन प्रोवाइड कर रहा होता है कंपनी को, और उसके अगेंस्ट वो जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है दैट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। दिस इंटरेस्ट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट। ये आपकी जो कॉस्ट है इसकी, दैट इज योर इंटरेस्ट एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स अभी हमने वैसे पढ़ा नहीं कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बट हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में। Just a minute. अब क्वेश्चन ये आता है कि शेयर्स में अभी आप ऑर्डिनरी शेयर्स के एलिमेंट को छोड़ दें, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स कुछ और होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कुछ और होते हैं। और शेयर्स में, नॉर्मली शेयर्स में और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है, इसमें मैं दो तीन पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको खुद ही यहाँ से रीड करना है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इक्विटी बाय करते हैं, तो ऑब्वियसली जो इक्विटी बाय करेगा वो ओनर बन जाएगा। व्हाइल डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट अ थर्ड पार्टी पर्सन हु लेंड अ लोन टू द कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर्स के पास वोटिंग पावर होती है, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग पावर। होता ये है कि कंपनी स्टैंड पे एक मीटिंग होती है दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, वो इनवाइट होते हैं, और वो उधर आके अगर उन्होंने कोई वोटिंग करनी हो फॉर द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ ऑडिटर्स, तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स आके करते हैं, दे हैव वोटिंग पावर। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग पावर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, डिवेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। Rate of ordinary dividend is not fixed, ये मैंने आपको पहले भी बताया, it depends on the discretion of director, while the interest rate of debenture holder is fixed. Ordinary dividend is not paid due to insufficient profit, जिस साल profit ना हो उस साल हम नहीं पे करते, while interest has to be paid even the company is making losses. So I think this distinction is more than enough for me. I'll go forward, बाकी आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। अब ये रिजर्व्स क्या होते हैं? दो रिजर्व्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक मैं आपको शेयर कैपिटल पढ़ा चुका हूँ, और मैं एक आपको शेयर प्रीमियम पढ़ा चुका हूँ। रिजर्व्स की एक बात आपने याद रखनी है कि इनकी जो नेचर होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। होते क्या, रिजर्व्स आर द फंड्स रिटेन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। रिजर्व्स बिलोंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। रिजर्व्स एक्चुअली वो फंड्स होते हैं जो बिलोंग तो करते होते हैं किसके, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के, लेकिन डायरेक्टर्स उसको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि कंपनी के अंदर ही रखते हैं। अब दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, कि एक हमारे पास होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक हमारे पास होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। इसकी डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं। द यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व इज डिफाइंड बाय कंपनी लॉ। रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी फ्लेक्सिबली यूज्ड बाय द कंपनी। जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और फॉर्मल किस्म के रिजर्व्स होते हैं, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक, कंपनी के बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो उसी के मुताबिक इस्तेमाल हो सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व फ्लेक्सिबल है, डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से जब पैसे निकाल लेते हैं, जब डालने हो तो डाल लेते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स ये हम आगे पढ़ेंगे, बट आपने इस बात को याद रखना है कि बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए हम कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर ओनली व्हेन कैपिटल रिजर्व्स हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। एक टाइप होती है शेयर्स इश्यूज की, दैट इज कॉल्ड बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स जब भी हमने करने होते हैं तो हम फर्स्ट अपने कैपिटल रिजर्व्स को एक्सरसाइज करते हैं। अगर तो कैपिटल रिजर्व्स बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो जाए, खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसी के बाद जाकर हम रेवेन्यू रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड टू पे डिविडेंड्स, हाउएवर रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड टू पे डिविडेंड्स। शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। शेयर प्रीमियम का जो रिजर्व है और जो रीवैल्यूएशन रिजर्व अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
कैपिटल रिजर्व्स में दो तरह के रिजर्व्स आते हैं, शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, इन दोनों की नेचर होती क्रेडिट ही है, कैपिटल हो या रेवेन्यू। उसमें आपके पास आएंगे आपका जनरल रिजर्व, हम आगे पढ़ते हैं ये डिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, और एक आपकी आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Keeping reserves in the most flexible form means that capital reserves shall be used before revenue reserves in order to maintain distributable revenue reserves so that maximum dividends can be paid in future. देखिए, थंब रूल ये होता है कि whenever you have to pay dividends, you use the revenue, just a minute, ठीक है। रूल ऑफ थंब ये है कि हम यूजुअली कैपिटल रिजर्व्स को यूज करना पहले प्रेफर करते हैं फॉर द टास्क ऑफ एक्स्ट्रा टास्क ऑफ द बिजनेस, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स है, मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड्स होते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व्स में से पे किया जाता है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल या रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो हमारे पास मैक्सिमम पड़े रहें, ताकि हम फ्यूचर में मैक्सिमम डिविडेंड्स पे कर सकें। इसके बाद हमारे पास आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम की क्या यूज है, इस पे क्वेश्चन आ रहा था, यूजुअली 3 मार्क्स है, तो इनमें से आपने कोई से भी तीन याद कर लेने। बोनस इशू ऑफ शेयर्स के इशुएंस के लिए इस्तेमाल होता है, बोनस शेयर्स के लिए। कमीशन ऑन द इशुएंस ऑफ शेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रीमिलिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज को बेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लर्न एनी थ्री ऑफ दीज। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, शेयर प्रीमियम भी हमने पढ़ लिया क्या होता है, शेयर कैपिटल भी हमें पता चल गया। उसके बाद हम अब पढ़ने लगे कि ये रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है। अब हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व कब होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा तब क्रिएट होता है जब हमारी रीवैल्यूएशन हो या अपवर्ड वैल्यूएशन हो किसी नॉन करंट एसेट की। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक्स के अंदर एक एसेट था, एक मशीनरी थी, जिसकी 2003 में वैल्यू थी, आपने रिकॉर्ड की हुई थी $5,000। 2004 के अंदर आपको पता है कि किसी इवेंट की वजह से आपका जो मशीन है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गया, वो 5,000 से इंक्रीज करके चली गई है 9,000 पे। तो रूल ऑफ थंब ये है कि जो अपवर्ड अमाउंट आपकी हुई है, जो अपवर्ड वैल्यूएशन हुई है ऑफ द $4,000, उसका आप एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, दैट इज योर रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब रीवैल्यूएशन दो तरह की होती है, एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी, दैट इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन। कभी कभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो जाती है। अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, पहले पढ़ लेते थे। अपवर्ड रिवैल्यूएशन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। एक्चुअली दिस एंट्री, ये दो एंट्रीज हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन की, और जो ये वाली एक एंट्री है, ये है हमारी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की, जब हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। पहले एंट्री पढ़ते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन की। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, इसको एक बिल्कुल एग्जांपल के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 की एग्जांपल लेते हैं। आपका एक पास एक एसेट था जिसको हम फॉर एग्जांपल नाम देते हैं MA1। इसकी कॉस्ट थी $50,000, और MA1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ तक आ रही है, दैट वाज $25,000। अब हमें आके पता चला है इन 2021 कि हमारे इस एसेट की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है।
और अब जो इसकी वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल $55,000। अब ये इसको कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, कि हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया। अब इस अपवर्ड रिवैल्यूएशन को हमने अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपने ये वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो खत्म करनी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अब आपकी जो वैल्यू है वो कॉस्ट से भी ऊपर चली गई, तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई भी काम नहीं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट होती है, इसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $25,000 से। और अपना जो MA1 का एसिड है उसको आप ले आएंगे अपनी नेटबुक वैल्यू पे। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल MA1 की जो कॉस्ट थी 50,000 थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 थी, तो इसकी नेटबुक वैल्यू ऑब्वियस ही बात है कितनी होगी, $25,000। आप अपने एसेट को $25,000 पे ले आएंगे। कैसे? आप क्रेडिट कर देंगे MA1 या नॉन करंट एसेट को सेम अमाउंट से जिस अमाउंट से आप अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म की है। अब जब आप क्रेडिट कर रहे हैं MA1 को नॉन करंट एसेट्स को, तो ऑब्वियसली जो 25,000 ही 50,000 में से माइनस हो रहा है, और एसेट की जो वैल्यू है वो उसके नेटबुक वैल्यू पे अब स्टैंड कर रही है। अब आप चेक करेंगे कि वैल्यू में कितना इंक्रीज आया। अब एसेट की नेटबुक वैल्यू थी 25,000, अब उसकी वैल्यू हो गई है 55,000। रीवैल्यूएशन रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए आपने एसेट की नेटबुक वैल्यू से उसकी नई वैल्यू को कंपेयर करना होता है, कॉस्ट से नहीं कंपेयर करना होता। इसीलिए मैंने इस पहली एंट्री में कॉस्ट को क्रेडिट करके नेटबुक वैल्यू पे ले आया हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू, आपने देखा कि मेरी नेटबुक वैल्यू $25,000 थी जो कि चली गई, अब उसकी वैल्यू हो गई $55,000। तो यानी कि जो टोटल मेरे पास इंक्रीज आया एक्चुअली में वो है $30,000 का। अब मैंने ये $30,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करना है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है उसकी क्रेडिट नेचर होती है, तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट $30,000। और अब मैं डेबिट कर दूंगा MA1 को फिर से, या नॉन करंट एसेट को $30,000 से। देखिए हुआ क्या, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन खत्म होगी $25,000 की। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने नॉन करंट एसेट को पहले कम किया फिर ज्यादा किया। नेट इम्पैक्ट देखें, एसेट की वैल्यू थी $50,000 कॉस्ट, मैंने पहले उसे कम किया 25,000 से, जो थी मेरी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। इसकी वजह से मेरी आ गई नेटबुक वैल्यू, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया फिर से 30,000, ये वाली वैल्यू, क्योंकि उससे मेरा अमाउंट रीवैल्यू हुई है। अब 50,000 माइनस 25,000 इज इक्वल 25,000 प्लस 30,000, तो क्या बन गई एसेट की वैल्यू 55,000, और यही मेरी न्यू वैल्यू है। तो पहले मैंने उसको कम किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट से, फिर मैंने उसको ज्यादा कर दिया। रीवैल्यूड के जो डिफरेंस है नेट बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट की डिफरेंस है, तो एसिड एट दी एंड स्टैंड $55,000 पे कर रहा है। रीवैल्यूएशन रिजर्व भी 30,000 का बन गया है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 25,000 की कैंसिल आउट हो गई है। इसके बाद आती है हमारी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल यही एसेट, आगे चलते हैं, 2022 में इसकी वैल्यू गिर जाती है, और इसकी वैल्यू गिर जाती है फॉर एग्जाम्पल $45,000 पे। अब ये हमारी हो गई है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, इसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार ये है कि जितने अमाउंट से वैल्यू गिरी है उससे पहले तो अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म करो। फॉर एग्जांपल मेरी जो अमाउंट है वो 55,000 से आया $45,000 पे, यानी कि जो डिफरेंस आया, जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है वो 10,000 की हुई है। तो इजी, मैं सबसे पहले कर दूंगा डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व $10,000 से, क्योंकि मैं उसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, और क्रेडिट कर दूंगा अपने MA1 को या नॉन करंट एसेट को $10,000 से, उसकी भी वैल्यू कम कर दूंगा। ये सिंपली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी कुछ कैच भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को अगर आगे कंटिन्यू करूं, तो 2023 में मेरा जो एसिड MA1 उसकी वैल्यू हो गई है
फॉर एग्जाम्पल $20,000, $45,000 से सीधा $20,000 पे फिर से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है। अब इस दफा हमारी जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है वो हुई है $25,000 की। पहले हुई थी सिर्फ $10,000 की, इस दफा हुई है $25,000 की, क्योंकि 45,000 से अमाउंट आ गई 20,000। अब ये हमने रिकॉर्ड करना है। रूल ऑफ थंब तो यही था कि यार जितने से अमाउंट कम हो रही है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, उसको डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन रिजर्व को और क्रेडिट कर दो अपने MA1 नॉन करंट एसेट को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इधर अगर हम अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व देखें तो पहली दफा जब हमारी अपर रिवैल्यूएशन हुई थी तो हमने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था वो था 30,000 का। फिर जब दूसरी दफा हमारी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो हमने डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व को 10,000 से। अब रिवैल्यूएशन का जो रिजर्व रिमेनिंग बैलेंस है ना, जो इस रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ तो सिर्फ रह गया है 30,000 माइनस 10,000, यानी कि 20,000। लेकिन इस साल जो आपकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है वो तो हो गई $25,000 की। तो बाकी का $5,000 कहाँ से माइनस करें? तो इसका ये होता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप सबसे पहले डेबिट करेंगे अप टू द रिमेनिंग बैलेंस, यानी डेबिट आप करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को जितना उसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ $20,000 से। बाकी का जो ऊपर का है जो $5,000 है इस सिनेरियो में, इसको माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग से, $5,000। और ऑब्वियसली क्रेडिट आपका वैसे ही MA1 हो जाएगा। ये नॉन करंट एसेट जो सभी है कितने से, $25,000। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को फुली यूटिलाइज करके अगर फिर भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बच रही है तो वो हम माइनस कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से। लेकिन पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को एग्जॉस्ट किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ये है कि जब किसी, एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जब भी किसी भी एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है तो रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट शैल ऑलवेज बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जितनी उनकी यूजफुल लाइफ रह गई होती है, फॉर एग्जांपल एक एसेट था 50 ईयर्स का, परचेज किया था 2000 में, 2020 में उसकी लाइफ कितनी रह गई है? ऑब्वियसली 30 ईयर्स की रह गई है। और आप उसको 2000 से लेकर 2020 तक डेप्रिशिएट जो करते थे वो 50 से डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन मेथड पे करते थे। लेकिन 2020 में फॉर एग्जांपल उसकी रिवैल्यूएशन होती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब जो 2020 में अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने के बाद जब हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ना, तो हम उसके लिए 50 ईयर्स का फिगर नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम रिमेनिंग लाइफ इस्तेमाल करेंगे। और वो कितनी होगी? वो होगी 30 ईयर्स। अब वो 30 ईयर्स पे डेप्रिशिएट होगा। आगे आगे बड़े इंपॉर्टेंट, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। बोनस इशू ऑफ शेयर्स इज द इशुएंस ऑफ फ्री ऑर्डिनरी शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर करंट शेयर होल्डिंग। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप फ्री शेयर्स इशू करते हैं। और किस तरह से इशू करते हैं? उनकी जो करंट शेयर होल्डिंग होती है उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक उनको शेयर इशू कर देते हैं। Capital reserves, share premium are used to issue bonus shares, but capital reserves have been, if the capital reserves have been fully utilized by the company, then revenue reserve, general reserve, and retained earnings shall be used to issue bonus shares. बोनस शेयर्स पहली बात फ्री होते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ देयर करंट होल्डिंग्स। इसको इशू करने के लिए पहले आप अपने कैपिटल रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर अगर कैपिटल रिजर्व बिल्कुल फुली यूटिलाइज हो गए हैं, जैसे जो आपका शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अगर वो फुली यूटिलाइज हो गए हैं तो फिर आप अपने रेवेन्यू रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस इशू सिंस फ्री होता है तो इट डज नॉट जनरेट एनी कैश फॉर द कंपनी, therefore it does not increase the net assets of the company। net assets क्या है? ये कंपनी की जो वैल्यू है उसमें कोई इंक्रीज नहीं आता। उसकी वजह ये फ्री शेयर है, कोई पैसा नहीं मिल रहा होता इन रिटर्न। इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट आप कर देंगे रिजर्व, जोन सा भी रिजर्व है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो यूजुअली रिजर्व यूज किया जाता है दैट इज शेयर प्रीमियम। रीवैल्यू, इवन तो इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व्स के थ्रू पे किया जा सकता है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी इस्तेमाल नहीं होता शेयर प्रीमियम को इशू करने के लिए। सिर्फ शेयर प्रीमियम ही इस्तेमाल होता है। शेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नहीं इस्तेमाल होता बोनस शेयर इशू करने के लिए, सिर्फ शेयर प्रीमियम इस्तेमाल होता है। मैं इधर लिख भी देता हूँ के लिए सिर्फ कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल होते हैं। इसकी इशुएंस के लिए सिर्फ कैपिटल रिजर्व्स इस्तेमाल होते हैं, और कैपिटल रिजर्व्स में भी सिर्फ शेयर प्रीमियम इस्तेमाल होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं इस्तेमाल होगा कभी भी बोनस इशू ऑफ शेयर्स करने के लिए। अगर तो आपका शेयर प्रीमियम फुल एग्जॉस्ट हो गया तो फिर आप जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग्स यानी अपनी रेवेन्यू रिजर्व में से माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
तो एंट्री क्या होगी, डेबिट होगा आपका रेवेन्यू रिजर्व, जो सा भी रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम, अगर कोई और है तो कोई और। क्रेडिट आप कर देंगे अपना शेयर कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियसली इससे शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होगा क्योंकि आप शेयर्स इशू कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बोनस इशू शेयर किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड्स। इस साल कंपनी के पास डिविडेंड्स ना हो अनाउंस करने के लिए, तो बोनस इशू ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। बोनस इशू डज नॉट जनरेट एनी कैश फॉर द कंपनी, इट्स अ डिसएडवांटेज। बोनस इशू ऑफ द शेयर्स रिटेन्स कैश इन द बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आप ऑब्वियसली तो कैश डिविडेंड्स नहीं पे कर रहे, तो बिजनेस के अंदर ही प्रॉफिट्स रह रहे हैं, बिजनेस के अंदर ही कैश रह रहा है, तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं कहीं पे। मीन वाइल अगर आपके शेयर होल्डर्स आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं डिविडेंड्स पे करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड्स वी विल अनाउंस देम शेयर फ्री शेयर दैट आर कॉल्ड बोनस इशू ऑफ शेयर्स। प्लस बोनस इशू डज नॉट रिजल्ट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद आता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। Right issue of shares is the issuance of ordinary shares to existing shareholders in accordance with the proportion of their current shareholding at a price below than the market price but higher than the face value. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर इशू किए जाते हैं एज पर देयर करंट शेयर होल्डिंग, बट द कैच इज के मार्केट प्राइस पे नहीं शेयर की इशू किए जाते, बल्कि मार्केट प्राइस से थोड़ी कम प्राइस पे शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन वो जो जिस प्राइस पे शेयर इशू किए जा रहे होते हैं वो फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो है $5, उसके अंदर जो आपका फेस वैल्यू वाला एलिमेंट है वो है $2। और जब राइट इशू ऑफ शेयर्स होगा ना, तो वो मार्केट प्राइस यानी 5 से तो कम पे अनाउंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू से ज्यादा होंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है इसमें? $3 भी आ सकती है वैल्यू, 3.5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 4.5 भी आ सकती है, वट एवर बिटवीन 2 और 5 इसके दरमियान राइट इशू ऑफ शेयर किया जाएगा। मार्केट वैल्यू से कम लेकिन फेस वैल्यू से ज्यादा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है एज पर देयर करंट शेयर होल्डिंग। इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट आप करेंगे बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आप पैसों के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं तो फंड्स आएंगे आपके अकाउंट के अंदर। इसमें डेबिट रिजर्व नहीं हो रहा जैसे कि बोनस इशू शेयर्स में हो रहा था। क्रेडिट आप कर देंगे शेयर कैपिटल, और क्रेडिट कर देंगे आप शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम क्यों बन रहा है? शेयर प्रीमियम इसलिए बन रहा है क्योंकि थोड़ी सी हम फेस वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं अपना शेयर इशू। मार्केट प्राइस से तो नीचे कर रहे हैं लेकिन फेस वैल्यू से ऊपर कर रहे हो। जब भी फेस वैल्यू से ऊपर हम शेयर इशू करेंगे तो शेयर प्रीमियम तो रिकॉर्ड होगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बात करें, तो राइट इशू ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन कैश इनफ्लो फॉर द कंपनी, ऑब्वियसली आपको पैसे मिलेंगे। राइट इशू ऑफ शेयर्स डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अब डिसएडवांटेजेस पे बात करें, राइट इशू ऑफ शेयर्स में रिजल्ट इन अ फॉल, अ शार्प फॉल इन शेयर प्राइस। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसकी वजह से एकदम से सप्लाई ज्यादा हो जाती है, और मार्केट के अंदर जब भी सप्लाई किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस फॉल करती है। राइट इशू ऑफ शेयर्स में नॉट बी फुली सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स जरूरी नहीं होता कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहो कि हम राइट इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो आप इसको अवेल कर लें। हो सकता है वो इसको अवेल करें, हो सकता है वो इसको ना अवेल करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पैसे दे के अवेल करना है, इवन दो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू है, लेकिन सिंस दे हैव टू पे तो दे मे नॉट सब्सक्राइब टू द इशूज ऑफ शेयर्स। अब बात करते हैं कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स पे। कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बड़ी एक समराइज्ड फॉर्म में बनती है और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से थोड़ी सी सेपरेट होती है। क्योंकि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट इसलिए डिफरेंट बनती है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। उसकी वजह ये होती है क्योंकि शेयर होल्डर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो जो मेन पेज होता है उसमें हम सारी डिटेल्स ही रखते। हम इसके अंदर वर्किंग्स के साइन देते हैं और वर्किंग्स हम अलग से अलग अलग सेपरेटली करते हैं। बेसिक फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा रेवेन्यू, उसके बाद आपके आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर आप वो नहीं सिस्टम लगाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर रहे हैं, परचेजेस ऐड कर रहे हैं, कैरीज इनवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर रहे हैं, नहीं। सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, वर्किंग टू का साइन देंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसके बाद आप माइनस करेंगे दो तरह के एक्सपेंसेस, सिर्फ दो तरह के एक्सपेंसेस। एक आपके एक्सपेंस होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और एक आपके होंगे एडमिन एक्सपेंसेस। अब जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे ना, बेतहाशा जितने भी हैं, डेप्रिसिएशन होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, वो सिर्फ तो सिर्फ इन दोनों एक्सपेंसेस के अंदर ही जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे कौन सा एक्सपेंस डालना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे कौन सा एक्सपेंस डालना है? तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा। ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जिसके अंदर आपका सेल एक्सपेंस आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स कमीशन, कैरेज आउटवर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
तो ये आपको वैसे क्वेश्चन के अंदर कोई अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेंस आ जाए तो वो उसको खुद भी क्लियरली मेंशन कर देता है कि इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है कि एडमिन में डालना है। बट यू शुड नो कि कौन कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन में एक्सपेंसेस आते हैं। इसी तरह ये एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा है। एडमिन एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज, रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स की सैलरीज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, हीटिंग लाइटिंग, रेंट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ऐसे एसेट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है सच एज बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, उनकी डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जाएगी। ऐसे एक्सपेंसेस जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सच एज मोटर व्हीकल्स, डिलीवरी वैन्स है, उनकी डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगी। और कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन यूजुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाती है। बट ये सब कुछ क्लियर वो करेगा क्वेश्चन के अंदर। फिर इन डेप्रिसिएशन के ऊपर अगर इन इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई लॉस हो, मोटाइजेशन एक्सपेंसेस जो इंटेंजिबल एसेट्स की होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एडमिन एक्सपेंसेस, वो सारे इसके अंदर आएंगे। यानी कि सारे एक्सपेंसेस को आपने दो एक्सपेंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको जब आप डिडक्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपके पास एक चीज आएगी, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। और कंपनी का रोज कैलकुलेट करने के लिए जो हमने पिछले पढ़ा था, यही प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम operations divided by capital employed in 200 is actually the rows of companies। उसके बाद हम माइनस करेंगे अपनी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स आती है, चाहे बैंक लोन की पेमेंट हो या डिबेंचर्स की पेमेंट हो, इसकी भी आप हेडिंग देंगे इधर ही, वर्किंग फाइव। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या कोई और फाइनेंस कॉस्ट, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद माइनस होती है। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी अदर इनकम। नॉर्मली पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर में ग्रोस प्रॉफिट के बाद इनकम, अदर इनकम ऐड होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद आपके पास एक प्रॉफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे टैक्स जितना भी आपका साल का होगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, या इसको हम कहते हैं प्रॉफिट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट एक प्रॉपर एक फॉर्मेट है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसमें से दो एक्सपेंसेस माइनस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। उसके बाद प्रॉफिट में ऑपरेशन आएगा, उसके बाद उसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी भी कहते हैं, या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं, या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू डायरेक्ट एट्रीब्यूटल डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स फीस को हम कहते हैं। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का सारा फॉर्मेट है। अब कंपनीज के अंदर एक कोड स्टेटमेंट बनती है, दैट इज कोड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनती है, एक बैलेंस शीट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक बनती है इक्विटी। ये डील करती है कि आपके रिजर्व्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसका ये प्रॉपर फॉर्मेट है। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम, फिर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, देखें, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके कैपिटल रिजर्व होते हैं, तो पहले ये आए। उसके बाद आपका आता है जनरल रिजर्व, उसके बाद आपका आता है रिटेन अर्निंग्स। एक बात रहेगी कि जनरल रिजर्व क्या होता है। जनरल रिजर्व ये होता है कि कंपनी कभी कभी कुछ फंड्स साइड पे रखना शुरू कर देती है बिजनेस के अंदर, उसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। अब वो क्यों साइड पे जमा करती है, उसकी वजह ये होती है कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गया, कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई, जैसे कोविड-19 जैसी कोई कंटीजेंसी अराइज कर गई, तो कंपनी के पास साइड पे कुछ हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए जिसको वो सेफली इस्तेमाल कर सके। सेपरेट एक सेविंग्स होती है कंपनी की फॉर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स या अनफोर्सीन इवेंट्स। या कंपनी अगर प्लान कर रही हो फ्यूचर के अंदर कोई बहुत बड़ी परचेज करना हो नॉन करंट एसेट, तो उसके लिए जनरल रिजर्व साइड पे बनाना शुरू कर देती है। इसका फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले शेयर कैपिटल आ गया, प्रीमियम आ गया, रिजर्व आ गया, रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व। उसके बाद आपका यहाँ पे एक टोटल का बैलेंस आएगा जो सबका टोटल कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस के साल के शुरू में शेयर कैपिटल कितना था, साल के शुरू में शेयर प्रीमियम कितना था, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग कितना था, और इनका टोटल कितना था। उसके बाद अगर आपने साल के अंदर कोई इशू किए हैं शेयर्स, तो वो लिखेंगे। अब इशुएंस ऑफ शेयर्स जब भी होती है तो या तो शेयर कैपिटल राइज करेगा लाजमी, और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ऊपर आपने शेयर इशू किए हैं तो शेयर प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स में यहाँ इधर शेयर कैपिटल की अमाउंट शेयर कैपिटल में आ जाएगी, और शेयर प्रीमियम की अमाउंट शेयर प्रीमियम में आ जाएगी। शेयर कैपिटल वाली अमाउंट ऑब्वियसली आपकी फेस वैल्यू है, और ये वाली अमाउंट जो आपने ओवर एंड अबव चार्ज किया अपने इन्वेस्टर्स को, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई बोनस इशू ऑफ शेयर्स किए हैं, तो बोनस इशू ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली शेयर कैपिटल इसे राइज करेगा। लेकिन बोनस इशू ऑफ शेयर्स क्योंकि फ्री में होता है, तो इसको आप डिडक्ट करते हो अपने रिजर्व्स में से, तो ये आपके शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा। अब ये इधर शो कर रहा है कि जनरल रिजर्व में से भी माइनस हो सकता है और रिटेन अर्निंग्स में से भी माइनस होता है। वो यूं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल बोनस इशू आपने बहुत ज्यादा बड़ा किया है,
पहले आपका बैलेंस खत्म होगा शेयर प्रीमियम का, फिर भी बैलेंस बच गया, फिर माइनस होंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी सारे के सारे खत्म हो गए, तो फिर बैलेंस माइनस होगा रिटेन अर्निंग्स में से। रीवैल्यूएशन रिजर्व में से कभी भी बोनस इशू ऑफ शेयर माइनस नहीं होता। उसके बाद राइट इशू ऑफ शेयर है, तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल बढ़ेगा और आपका शेयर प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप किसी भी रिजर्व में से इसको माइनस नहीं करते। उसके बाद आपकी रीवैल्यूएशन आएगी, कोई अपर रीवैल्यूएशन आई है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड हो जाएगी, कोई डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन आई है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस हो जाएगी। फिर एक और बात आती है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो आपने ऊपर अपने इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया है, ये आप ला के रिटेन अर्निंग्स के अंदर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हर साल हम अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर में से थोड़ा सा पोर्शन जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में से हम जो होगा उसको हम रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हिस्सा रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के जनरल रिजर्व्स में डाल दिया। फिर हम माइनस करेंगे दो तरह के डिविडेंड्स, एक भी हो सकता है फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। ये माइनस होता है, मैंने ऊपर अभी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स के सेक्शन में से, तो वो यहाँ से भी माइनस हो रहा है और यहाँ से भी माइनस हो रहा है। ये वर्टिकली टोटल्स है इनके, और ये इनके सामने हॉरिजॉन्टली टोटल्स है, ये जो है ये मैच करने चाहिए इसके साथ, ठीक है, ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है। अब इसके बाद सारी एंट्रीज मैंने सम अप की हुई है, इशुएंस ऑफ शेयर्स, अपर रिवैल्यूएशन, बोनस इशू ऑफ शेयर्स, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डेबिट आपका पीएनएल होता है, क्रेडिट आपका रिटेन अर्निंग्स होता है, यानी आप इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकाल के रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। अब हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये करके हमारा कंपनीज का चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका एक पास पेपर का क्वेश्चन। अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नजर मारते हैं कि कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होती है। इनकम स्टेटमेंट भी हमने देख ली और हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी देख ली। सबसे पहले एसेट्स आएंगे, कॉस्ट आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, कैरिंग अमाउंट आएगी, या जिसको हम नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, तो मतलब नया नाम उसका कैरिंग अमाउंट ही है। एसेट्स की दो तरह की डिस्टिंक्शन होगी, एक आपके होंगे इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरे आपके एसेट्स होंगे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आपके वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, द एसेट्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, द एसेट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन फिजिकल कंडीशन, बट ये आपके एसेट्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका यूजुअली गुडविल आती है, या आपकी कोई अदर इंटेंजिबल एसेट हो, जैसे कोई ब्रांड नेम होता है, लाइसेंस होता है, बट वो अभी आपका कंसर्न नहीं है। आपको गुडविल या कोई भी अदर इंटेंजिबल एसेट होगा, उसकी आपने उसकी कैरिंग अमाउंट उसने आपको दी होगी प्रॉपर, तो आपने बस यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देनी है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आएंगे, उनकी कॉस्ट आएगी, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, माइनस होगी कैरिंग अमाउंट आएगी, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे इंटेंजिबल एसेट्स का टोटल, और ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स का सेक्शन बनेगा, जैसे यूजुअली सॉल्टेड और पार्टनरशिप में बनता है, और आपके पास यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के रिजर्व्स के अंदर थोड़ा इक्विटी के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। इक्विटी के अंदर आपने अपने सारे के सारे रिजर्व्स लिखने हैं। सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल आएगा, जो कि ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे बन रहा होता है। फिर आपका शेयर प्रीमियम आएगा, जो कि आप टोटल उठा सकते हो अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, और आपकी रिटेन अर्निंग्स आएंगे, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। इनको आप सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल इक्विटी एंड शेयर कैप इक्विटी एंड रिजर्व आ जाएगा। इक्विटी होता है आपका शेयर कैपिटल, और रिजर्व आपके कैपिटल रिजर्व होते हैं शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व, और रेवेन्यू रिजर्व होते हैं आपके क्या जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स। शेयर कैपिटल आपका रिजर्व नहीं होता, इसको हम यूजुअली इक्विटी कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी, बैंक लोन आ सकता है, डिबेंचर आ सकता है, उसको करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स आएगा, टैक्स पेबल आएगा। हाँ, कंपनी का जितना भी टैक्स माइनस किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में से, वो हमेशा का हमेशा करंट लाइबिलिटीज में आता है। टैक्स कभी भी फौरन नहीं पे किया जाता, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट रिटर्न में पे किया जाता है, तो हमेशा जितना भी आप टैक्स इनकम स्टेटमेंट में डिडक्ट कर रहे हो वो आपका अदर पेएबल बनेगा, टैक्स पेएबल हमेशा करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो ये आपकी टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा, विच शुड मैच एक्चुअली योर टोटल एसेट। तो कोई आसान कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ एक इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आ रहे हैं नॉन करंट एसेट के सेक्शन के अंदर, और इक्विटी के अंदर आपका शेयर कैपिटल आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, और रिटेन अर्निंग्स आएंगी। ये कुछ पास पेपर्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इनको मैं आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये सारे नहीं है, देयर आर सो मेनी। अगर किसी को चाहिए तो ऑब्वियसली दे कैन कॉन्टैक्ट मी, अगेन आई वुड से दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर।
किसी को अगर सॉल्व चाहिए कोई और क्वेरी है तो प्लीज यहाँ पे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आज कंपनीज के चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसको अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, लेकिन ये क्वेश्चन हम डिटेल से करेंगे, मैं सारी एंट्रीज भी करूंगा, तो ये है छोटा क्वेश्चन। हम इसका एक अलग से हो सकता है कोड क्लास होल्ड कर लें जिसके अंदर हम इसको देखें मजीद, एक और क्वेश्चन को। The directors of DPLC are preparing end of year financial statements including the notes to the accounts। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं एंड साल के एंड की। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 2000 ये जितने भी ये अमाउंट है। लेकिन उसने आपको बताया होगा शेयर्स ऑफ $2 ईच, इसका क्या मतलब है? ये स्पेशल उसने क्यों बताया? ये उसने हमें इसलिए बताया कि जो $2 ईच है ना, ये हमें बता रहा है कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। ठीक हो गया। उसका शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, डिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है और रिटेन अर्निंग्स दी हुई है। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक शेयर की वैल्यू $2 है और टोटल जो आपका शेयर कैपिटल है वो ये है। तो हम इससे इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल से फेस वैल्यू की बिना पे बनता है, इसके अंदर कोई शेयर प्रीमियम वाला एलिमेंट नहीं होता। तो 2000 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो आ जाते हैं इतने। ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली क्योंकि फेस वैल्यू दी हुई थी। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर द फॉलोइंग टुक प्लेस। ऑन 1 जून an interim dividend of 0.20 per ordinary share was paid। 0.20 पर ऑर्डिनरी शेयर हमने पे किया। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि इंटरिम डिविडेंड निकालने के लिए सीधा सीधा इसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इसको साथ साथ यहीं पे साइड पे भी लिख दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, मैंने कहा, या उससे पहले अगर मैं मजीद लिखूं तो मेरे पास जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो आ रही थी $2। मेरे पास जो टोटल शेयर कैपिटल आ रहा था वो आ रहा है ये बड़ी सी जो अमाउंट है। मैंने निकालना था अपना नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैंने कहा कि शेयर कैपिटल बनता ही फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो मैं आसानी से ये निकालने के लिए अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देता हूँ फेस वैल्यू पे, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे वो आ गए 1000। अब मैंने अपना कैलकुलेट करना है इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड कैलकुलेट करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था कि डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इस डेट तक, 1 जून तक जो हमने इशू किए थे, वो थे 1000 इंटू 0.20। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? आपका इंटरिम डिविडेंड। ये भी मैंने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, साइड में हम इसमें इंफॉर्मेशन सारी कैलकुलेट करते जाएंगे ताकि आसानी से हम चीजों को फिल कर लें। तो इंटरिम डिविडेंड मेरा आ जाएगा 200,000 यानी 2 लाख। ये मेरा इंटरिम डिविडेंड है जो मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो कि मैंने ये कम जून को पे किया। अब इस इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या होगी? एंट्री भी मैं वैसे ही साथ लिख देता हूँ। इस इंटरिम डिविडेंड की जो एंट्री होगी, डबल एंट्री, वो होगी डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होगा जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखा था, और क्रेडिट होगा हमारा बैंक। ये एंट्री क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं क्वेश्चन को डिटेल में करने के लिए एंट्री भी साथ लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर हम चलें तो सेकंड में उसने कहा कि ऑन अक्टूबर 1 एन इशू ऑफ 500,000 ऑर्डिनरी शेयर वाज मेड एट 2.40 पर शेयर। यकम अक्टूबर को आपने मजीद शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? नंबर ऑफ शेयर्स पहले देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किए 500,000। 2.40 पे आपने शेयर इशू किया। अब 2.40 किया है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस पे शेयर इशू किया? मार्केट वैल्यू पे, जो कि है 2.40। अब मुझे पता है कि मेरी मार्केट वैल्यू के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेरी होगी फेस वैल्यू और दूसरी मेरे पास होगा शेयर प्रीमियम।
अब शेयर प्रीमियम और फेस वैल्यू का मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ये पता है कि जो मेरी फेस वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो है $2 ईच। तो फेस वैल्यू अगर मेरी $2 है तो शेयर प्रीमियम ऑब्वियसली मेरा कितना हो गया? 0.40। अब जब मैं ये इशुएंस ऑफ शेयर रिकॉर्ड करूंगा तो जो ये $2 वाला एलिमेंट है इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा शेयर कैपिटल में, और 0.40 वाले एलिमेंट को मैं रिकॉर्ड करूंगा शेयर प्रीमियम में। अब इसकी एंट्रीज अब देखते हैं कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा। शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 500,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू $2, यानी कि 10 और 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 lakhs या 1 million। और शेयर प्रीमियम में मेरी अमाउंट जाएगी 500,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 0.40, यानी कि ये बन जाएगा 50,000 और 2 लाख। टोटल अमाउंट जो हम इस इश्यूएंस ऑफ शेयर से रिसीव करेंगे ना वो तो ये होगी। तो टोटल अमाउंट हम रिसीव करेंगे कितनी? 12 लाख। ये, लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। जो 10 लाख वाला या 1 million वाला कंपोनेंट है वो शेयर कैपिटल है, और जो दूसरा कंपोनेंट है शेयर प्रीमियम वाला वो 2 लाख। अब इसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो आप कर देंगे डेबिट बैंक, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, और बैंक में तो टोटल पैसे आएंगे कितने? ये वाले। उसके बाद आप क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। जीरोस की जरा बच्चों ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। ठीक हो गया? ये हो गया। तो ये हमारी सेकंड एंट्री भी मैंने डिटेल में सब कुछ इसको समझा दिया। राइट, बैट इस तरह का कोई समझा भी नहीं सकता। आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री है, थर्ड एडजस्टमेंट है, 1 नवंबर देयर वाज एन राइट इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 करंटली हेल्ड एट 2.25। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। राइट इशू ऑफ शेयर्स हुआ। राइट इशू ऑफ शेयर्स में हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि करंट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग के मुताबिक होता है। उसने कहा देयर वाज अ राइट इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, यानी कि कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई कि जो करंटली 5 शेयर्स होल्ड कर रहा है ना उसको हम 2 मजीद देंगे राइट इशू। 245 करंटली हेल्ड एट 2.25। देखिए मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी? 2.40। फेस वैल्यू क्या थी? $2। राइट इशू किस पे हम शेयर इशू कर रहे हैं? 2.25। अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू हाउएवर लेसर देन द मार्केट वैल्यू। तो राइट इशू ऑफ शेयर्स को भी इजीली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे जब हमने राइट इशू ऑफ शेयर्स किए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स रिवाइज हो गए हैं, क्योंकि सेकंड वाली एडजस्टमेंट में 1 अक्टूबर को हमने मजीद 500,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स पहले तो निकालते हैं। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपके आएंगे ऑलरेडी कितने थे? ऊपर से जाके देखते हैं। ऑलरेडी थे ये, इसके अंदर मजीद ऐड कर दे 500,000 जो कि हैं ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है। ऑब्वियसली जब आपने नए शेयर्स इशू किए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपका अमाउंट बन जाएगी 1500,000। ये आपके न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है। अब आपने जो राइट इशू किए हैं वो किया 245, यानी कि जिन लोगों के पास 5 शेयर्स हैं उनको आपने दिए हैं 2 शेयर्स। तो ये निकालने के लिए कि कितने राइट इशू शेयर्स टोटल हमने इशू किए हैं वो बन जाएंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 245, 245 जो पहली अमाउंट होगी उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट अमाउंट होती है जैसे 5 है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो नए इश्यूज आपने राइट इशू ऑफ शेयर्स किए ना, राइट इशू ऑफ शेयर्स वो आपने किया 600,000 शेयर्स का, और किस अमाउंट पे किया? $2.25। यानी कि इसके अंदर $2 फेस वैल्यू है,
और 0.25 आपका शेयर प्रीमियम है। $2 रिकॉर्ड होगा शेयर कैपिटल में, और 0.25 रिकॉर्ड होगा शेयर प्रीमियम में। इसकी एंट्री बना लेते हैं जल्दी से। डेबिट होगा आपका बैंक। अब आपका जो बैंक डेबिट हो रहा है वो तो टोटल अमाउंट से होगा। तो 600,000 शेयर्स आपने इशू किए 2.25 पे। ये आ जाएगा 1350। और क्रेडिट आप कर देंगे पहले शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल में से फेस वैल्यू वाली अमाउंट आएगी, तो 600,000 मल्टीप्लाई बाय $2। क्रेडिट आप कर देंगे इसको शेयर प्रीमियम। तो ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगी अमाउंट, शेयर राइट इशू की भी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद उसने क्या कि 1 दिसंबर देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ 4 शेयर्स फॉर एवरी 10 हेल्ड। ये भी करंट होल्डिंग के मुताबिक ही होता है। द रिजर्व्स वर मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, यानी कि आपने बोनस इशू पहले शेयर कैपिटल रिजर्व में से माइनस किए हैं, जो कि ऑब्वियसली आपका शेयर प्रीमियम होता है। तो बोनस इशू की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नंबर 4, नए नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना है, कितनी आई हुई है, वो ये है, आपने ऊपर कैलकुलेट किया था ये। बल्कि ये तो अब पुराना हो गया। मजीद आपने राइट इशू ऑफ शेयर्स भी किए हैं, तो एक रिवाइज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। वो आएगा 1500,000। इसके अंदर एक तो एग्जिस्टिंग आ रहे थे हमारे पास 100,000 वाले। उसके बाद 500,000 हमने नए इशू किए थे। उसके बाद हमने, सॉरी बच्चों, ये मैं 100,000 500,000 को कंफ्यूज करता जा रहा हूँ। एक इनिशियली आपके पास थे तकरीबन 100,000। उसके बाद आपने मजीद 500, लाइक हजार हजार थे। उसके बाद फिर आपने 500,000 इशू किए, फिर आपने राइट इशू शेयर्स किया। तो मजीद आपने 600,000 शेयर इशू किए हैं राइट इशू में, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आपके पास बन जाएगा, ये जितनी भी अमाउंट बनती है। ये आपके न्यू नंबर ऑफ शेयर। बोनस इशू आपने इस पे इशू किया, और किस प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग के साथ इशू किया, 4 फॉर एवरी 10। 4 फॉर एवरी 10, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। 4 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, तो 8,40,000 मजीद आपने बोनस इशू शेयर इशू किए। अब बोनस इशू ऑफ शेयर्स कभी भी शेयर प्रीमियम पे नहीं होता, हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। यानी कि ये $2 पे ही रिकॉर्ड आप करेंगे। तो यानी कि इसकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने तो 1,16,80,000। ये इस पे रिकॉर्ड होंगे, कोई इसके अंदर शेयर प्रीमियम वाला एलिमेंट नहीं होगा। इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले क्रेडिट तो आप कर देंगे शेयर कैपिटल को, और डेबिट आपके हो जाएंगे रिजर्व। तो सबसे पहले तो शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम में हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पता चले कि शेयर प्रीमियम में इनफ बैलेंस है भी कि नहीं। तो इसको साइड पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो शेयर प्रीमियम का एक हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, दैट वाज 300,000।
उसके बाद आपने अपने 500,000 के नए शेयर इशू किए थे सेकंड वाली एंट्री में, तो इधर आपके जो शेयर प्रीमियम का एलिमेंट आया था आपके पास, वो आया था 200,000 का, तो ये इसके अंदर ऐड कर दें। ये वैसे हम क्वेश्चन को आउट ऑफ द वे कर रहे हैं, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, वरना शेयर अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी साथ साथ बनाएंगे तो फिर मसला नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता था ये क्वेश्चन हम फुल डिटेल में करें। ये इशू ऑफ शेयर जो आपने सिंपल किया था, उसके बाद आपने एक राइट इशू ऑफ शेयर किया। उसके अंदर जो शेयर प्रीमियम का आपने एलिमेंट बनाया वो है ये 1,50,000 का। बस ये आपने मजीद शेयर प्रीमियम आपके पास आया, और ये जो टोटल अमाउंट बन जाती है ये बन जाती है 6,50,000। 6,50,000 ये आपका टोटल शेयर प्रीमियम का बैलेंस बन रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। अब जो बोनस इशू आपने शेयर इशू किए हैं, वो तो माने ने 16,80,000, और शेयर प्रीमियम में पड़ा हुआ है 6,50,000। तो सबसे पहले तो खत्म करें ना शेयर प्रीमियम का बैलेंस। बाकी बैलेंस कहाँ से माइनस होगा? बाकी बैलेंस रीवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं माइनस होगा, पहले माइनस होगा जनरल रिजर्व में से। लेकिन इसको हम एंड पे देखते हैं कि कितना हमारे पास बैलेंस बचता है, क्योंकि आगे जनरल रिजर्व्स के अंदर भी कुछ एंट्रीज हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ और डिविडेंड्स की भी एंट्रीज है। तो इसको भी होल्ड पे लगाते हैं, आगे चलते हैं। On 31 December 2017, the finance director informed the other director that profit from operations इतना आया, फाइनेंस चार्जेस इतने पे किए, एंड ऑफ टैक्स ईयर लायबिलिटी कितनी है ये है, देयर हैड बीन अ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 47,000। अब ये आया हमारे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री में यहीं पे बना रहा था। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब है कि डेबिट होंगी आपकी रिटेन अर्निंग्स 47,000 से, और क्रेडिट हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व 47,000 से। इसीलिए मैं ये बोनस इशू वाली शेयर्स की जो बैलेंसिंग फिगर था ना शेयर प्रीमियम वाला, उस पर मैंने होल्ड लगा दिया था, क्योंकि अभी रिटेन अर्निंग्स वगैरह में एडजस्टमेंट्स होनी है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.10 पर ऑर्डिनरी शेयर हैड बीन प्रपोज। मैंने आपको बताया था कि जो प्रपोजल है डिक्लेयर्ड है सजेस्टेड है, इसको आपने इग्नोर करना होता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनानी है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट ये है कि आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस लिखने। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पकड़ें, वो ये लिखा हुआ है 2,000। शेयर प्रीमियम का था 300,000। रीवैल्यूएशन रिजर्व का था 400,000। और जनरल रिजर्व का है 100,000। और उसका ये ठीक हो गया। सबसे पहले एंट्री हुई थी इशुएंस ऑफ शेयर्स, सॉरी, सबसे पहले हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था। डिविडेंड पेड यूजुअली हम नीचे लिखते हैं, एंड पे लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि फॉर्मेट को फॉलो किया जाए। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अगर हम देखें तो हमने कितना पे किया था, वो हमने इधर ही लिखा होगा। इंटरिम डिविडेंड हमने जो पे किया था दैट वाज ये 200,000 का पे किया हमने इंटरिम डिविडेंड। ठीक हो गया। तो इसको जाकर डिडक्ट कर देते हैं, और ये डिडक्ट होगा किस में से? रिटेन अर्निंग्स में से। ठीक हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया। उसके बाद सेकंड वाली अमाउंट में हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की थी, तो यहाँ पे लिखें इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। अब इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के अंदर अगर हम जाएं और अपनी सेकंड वाली देखें तो क्या क्या अमाउंट है डबल एंट्री के अंदर? डेबिट हो रहा है, बैंक शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इस अमाउंट से, और शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है इस अमाउंट से।
तो ये हम लिख देते शेयर कैपिटल में, और उसमें इशूएंस ऑफ शेयर जो आपने किए, शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है इस अमाउंट से, और जो आपका शेयर प्रीमियम था वो 200,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद जो नंबर 3 थी उसके अंदर राइट इशू ऑफ शेयर्स की है, तो यहाँ पे हेडिंग है राइट इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आप जाएं तो नंबर 3 में अगर हम देखें तो जो हमारे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ रही है वो ये आ रही है, और जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है वो हमारे पास ये आ रही है, तो इसको जाके लिख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा राइट इशू ऑफ शेयर्स भी हो गया। उसके बाद नंबर 4 के अंदर हमने बोनस इशू ऑफ शेयर्स किया, उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बोनस इशू ऑफ शेयर्स, बोनस इशू ऑफ शेयर्स में हम अभी काम कर रहे थे, हमें पता था शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है इस अमाउंट से, तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये माइनस करना है हमने बैलेंस। तो इधर देखें, अब शेयर प्रीमियम का बैलेंस तो ऑलरेडी टोटल हो रहा है। अब क्या चाहिए है कि जनरल रिजर्व, अब बोनस इशू ऑफ शेयर्स अगर हम शेयर प्रीमियम में से पहले माइनस करें तो टोटल शेयर प्रीमियम का बनता है 6,50,000, तो वो तो माइनस कर देते हैं 6,50,000। अगर आप इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वो बाकी का जो बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व में से माइनस कर रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर प्रीमियम का बैलेंस आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं माइनस करना, तो एज पर न्यू गाइडलाइंस रिवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस नहीं होगा। तो आप लोगों ने रिवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस नहीं करना। अगर इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो वो पुराने फॉर्मेट पे उसमें माइनस हो रहा है 400,000, लेकिन आपने उसको उसमें से माइनस नहीं करना। पीछे कितना बैलेंस रह गया इसका, शेयर बोनस का 1,680,000 माइनस 6,50,000 आपने इसमें से निकाल दिया, 1,030,000 का बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। तो जनरल रिजर्व में जितना बैलेंस है वो भी खत्म करें। अब कितना बैलेंस पीछे पड़ा हुआ है? अभी भी 9,30,000 का बैलेंस था, वो जो 9,30,000 का बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड भी आ गया, उसके बाद बोनस इशू भी आ गया, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था। इधर आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऐड कर देंगे, बल्कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करते हैं हम यहाँ पे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करने का तरीकाकार होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से आप उसका इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है 5,20,000, फाइनेंस चार्जेस है 64,000, वो माइनस करें। टैक्स है आपका 93,000, वो माइनस करें, तो इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बनता है? 3,63,000। तो आप इधर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। थ्री लैख 63,000 रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा। इसके बाद आपने एक ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व का, वो है 47,000 का, वो लिखेंगे। तो वो 47,000 जनरल रिजर्व में आप ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में एक मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व बोनस इशू ऑफ शेयर से पहले कर देता, अगर मैं ट्रांसफर इशू ऑफ शेयर से पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर देता, तो फिर मैं बोनस इशू ऑफ शेयर में
का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व से 1 लाख ना माइनस करता, मैं 1,47,000 माइनस करता। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जिस फॉर्मेटिंग में उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे 1 2 3 4, आपने इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर चीजें रिकॉर्ड करनी है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस खराब नहीं करना, क्योंकि जो शेयर बोनस इश्यू शेयर्स रोला डालेगा, क्योंकि उसमें बैलेंस एक एग्जॉस्ट होएगा कैपिटल रिजर्व का। इसको भी आपने कोशिश करना है हर चीज को सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करना। मैंने इधर एक मिस्टेक की है कि मैंने इंटरिम डिविडेंड को नीचे लिखा है। हालांकि मुझे, मैंने इसकी मार्किंग स्कीम देखी है, सीक्वेंस के मुताबिक इंटरिम डिविडेंड को ओपनिंग बैलेंस के फौरन बाद ही डिडक्ट कर लेना चाहिए था। तो रूल ऑफ थंब ये है कि आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, फिर जैसे मर्जी चीजें ड्राफ्ट आउट हो। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो बैलेंसेस डिफर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को हमेशा फॉलो करना है, यानी कि इंटरिम डिविडेंड सबसे पहले आना चाहिए था। माय मिस्टेक। अब इनके बैलेंसेस को टोटल करते हैं। तो बैलेंसेस टोटल करके हमारे पास इसका बैलेंस आता है शेयर कैपिटल का 5,880,000। शेयर प्रीमियम का टोटल करें, शेयर प्रीमियम ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा माइनस हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व उतने का उतना ही रहेगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में से 47,000 बच जाएगा। अब ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं हॉरिजॉन्टली करूंगा। तो 6,327, ये आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, फी मान। इसमें एक चीज आएगी कि ये इसका टोटल नहीं बनेगा, ये रिटेन अर्निंग के साथ आपने वर्टिकली ही इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये टोटल का कॉलम नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट अमाउंट को याद आएगी 1,086,000। तो ये आपका आंसर।